नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम जो नेट JRF AGP दिसंबर ज्योग्राफी सॉल्व पेपर की सीरीज चला रहे हैं 2018 वाली, उसमें अभी तक हमने 50 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, 51 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है, यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहती है। ठीक है दोस्तों, जब आपके ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आते तो आपको इंग्लिश में भी एक बात समझ लेना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ बाउंड्रीज determination between the areas of two competing firms is correct if the gradients of delivered price and freight rate of firms production is same। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहाँ पर कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कच्चे माल की उपलब्धता, फर्म का उत्पादन, फर्म के स्थान से दूरी का कम होना, संयंत्र फर्म पर कीमत। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है आपका तीसरा नंबर है, यानी क्लोजर डिस्टेंस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फर्म। यानी कि जैसे जैसे फर्म से स्थानों की दूरी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे जो कीमत है वो कम होती जाएगी और जो ढुलाई है उसकी लागत भी कम होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जो उद्योग होता है आपका वो एक बड़ी इकाई होता है। ठीक है, और उद्योग के अंतर्गत कई सारे फर्में होती हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये हिंदुस्तान लीवर अगर एक कंपनी है तो हिंदुस्तान लीवर आपका साबुन भी बनाती है यानी कि सॉप भी बनाती है। ठीक है, निरमा पाउडर भी बनाती है। ठीक है, और शैम्पू भी बनाती है, यानी कि विभिन्न सारी चीज़ें वो बनाती है। तो ये अलग अलग फर्में हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका उद्योग और फर्म में अंतर होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका सही था कि दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण के कारक के रूप में फर्म के स्थान से दूरी का कम होना, यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में यानी स्पेस इकोनॉमी में आइसोडोपेन की संकल्पना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका अल्फ्रेड वेबर महोदय। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के अंतर्गत अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, तो इसको आपको हमेशा रिवीजन करते हुए चलना चाहिए। अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व न्यूनतम परिवहन लागत को दिया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि उद्योग ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर परिवहन लागत सबसे कम आएगी। ठीक है, उनका मानना था कि उद्योग वहीं स्थापित करना चाहिए जहां न्यूनतम परिवहन लागत हो। अल्फ्रेड वेबर महोदय ने न्यूनतम परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन कह के पुकारा था। तो ये आपको याद रखना है कि आइसोडोपेन दिया किसने था, तो अल्फ्रेड वेबर ने। और आइसोडोपेन था क्या, तो न्यूनतम परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। ठीक है, और जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था उन्होंने 1909 में दिया था। ठीक है, और भी कई सारे सिद्धांत हैं जो औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित हैं, उसका भी आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे व्यवहारिक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेबर महोदय ने दिया था। ठीक है, और अधिकतम लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ महोदय ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। मांग का सिद्धांत लॉश महोदय ने दिया था। ठीक है,
तो ये कई सारे सिद्धांत हैं, आपको याद रखना चाहिए इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। ठीक है, चौथे नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो फिर लोगों का ध्यान या विश्व जो राष्ट्र थे उनका ध्यान किस ओर गया, किस ओर फोकस बढ़ा उनका। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तकनीकी समस्याएं, यानी इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उद्योग से संबंधित विकास, आर्थिक विकास से मुद्दे, पड़ोसी के देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सारे विकल्प भी आपके सही हैं। ठीक है, अगर यही सवाल कूट में दिया जाता तो ये सारे सही होते, लेकिन इन सब में सही तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा अगर सही है तो वो आपका पहला विकल्प है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो समस्याएं थी, तत्कालिक समस्याएं थी, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा था। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्राइमरी के अंतर्गत पूछता है कि प्राइमरी में कौन सी आती हैं। 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं आपकी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो प्राइमरी में कौन कौन सी क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनमें। विकल्प है आपका कोयला खनन, शिक्षण, हस्तशिल्प, कार निर्माण। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोयला माइनिंग को हम पहले स्थान पर रखेंगे, यानी प्राइमरी में आपका कोयला खनन आएगा। ठीक है, शिक्षण वाला आपका तीसरे में आएगा। ठीक है, हस्तशिल्प आपका ये भी आपका दूसरे में आएगा, कार निर्माण भी आपका दूसरे में आएगा। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका सही है। दोस्तों इस व्याख्या को आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। भारत में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निम्न तरीके से विभाजित किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर, वानिकी और लट्ठा यानी फॉरेस्ट्री ऑफ लॉजिंग और एंड लॉजिंग, मत्स्य पालन यानी फिशिंग, खनन एवं उत्खनन यानी माइनिंग और क्वायरिंग। ठीक है, ये आपके प्राथमिक में हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है, तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति। ये दोस्तों इस पे आपको हाईलाइट करके चलना चाहिए, क्योंकि बिजली, गैस और जल आपूर्ति आपको तीसरे में लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र यानी कि जो आपका टर्टरी सेक्टर है, इसमें सेवाओं को लिया जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र होता है। इसमें जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपदा, भवनों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं और सार्वजनिक एवं सुरक्षा। ठीक है, जैसे आपके जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सेवाएं ही अपने दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपके सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी तीसरे में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा क्षेत्र है आपका, जिसके अंतर्गत अनुसंधान आता है यानी रिसर्च आती है। ठीक है, और पाँचवें क्षेत्र में आपको दोस्तों बता दें कि पाँचवें क्षेत्र में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के साथ काम करने वाले लोग या विशेषज्ञ जो रिटायरमेंट हो चुके हैं और सुझाव देते हैं अपने, वो सब पाँचवें में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, उसे भी आप देख लीजिए कि प्रादेशिक नियोजन की तकनीक। ठीक है, तो सामाजिक तकनीक किसने दी थी। ठीक है, तो इसे दिया था सेवेकी महोदय ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक यानी प्रादेशिक नियोजन की आर्थिक तकनीक किसने दी थी, तो वो दी थी आपके होमर हाइट महोदय ने। ठीक है, और ऐतिहासिक, पर्यावरणीय या कह सकते हैं पर्यावरणीय तकनीक किसने दी थी, तो पैट्रिक गेडिस महोदय ने दी थी। ठीक है, आगत निर्गत तकनीक किसने दी थी, तो लियोनटिफ ने दी थी।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी सामाजिक तकनीक सेवकी और वोंडेन बेल ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण घर किसका सूचक होता है, यानी रूरल हाउस। रूरल हाउस का मतलब यहाँ पे दोस्तों कच्चे मकानों से, जो मिट्टी से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, या पेड़ पौधों से, यानी कि झोपड़ियाँ जो होती हैं वो किसके सूचक होते हैं, तो दोस्तों पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के सूचक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण घर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इसलिए उन्हें हम पर्यावरण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस मॉडल में K4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है, ठीक है। दोस्तों हमने बताया था कि जो क्रिस्टालर महोदय थे उन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, ठीक है। कब? 1933 में दी थी। इसके अंतर्गत उन्होंने के 4 मान रखे थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे? 3, 4 और 7। तो यहाँ आप किसका पूछ रहा है? K4 का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो परिवहन है, यानी कि जो यातायात है, यातायात में आपके 4 शब्द हैं, ठीक है। तो यातायात का मतलब हो गया K बराबर 4, ठीक है। और जो आपका बाजार था, बाजार में आपके 3 शब्द हैं, तो K बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। और जो एक बचता है आपका K बराबर 7, ये आ जाता है आपका प्रशासन के अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो उसने K4 का मान पूछा है, तो K4 बराबर आपका हो जाएगा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। व्याख्या भी देख लेते हैं हम इनकी। केंद्रीय स्थान पर सबसे पहला विचार वान थ्यूनेन महोदय ने दिया था, ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। जबकि केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्क जेफरसन ने 1931 में किया था, ठीक है। लेकिन केंद्रीय स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें के पदानुक्रम निम्न को प्रदर्शित किया गया। K बराबर 3 बाजार नियम, K बराबर 4 यातायात नियम, ठीक है। और K बराबर 7 यानी प्रशासनिक नियम। तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपको चित्र भी याद रखने हैं कि 3 डॉट का मतलब है बाजार का नियम, K बराबर 3, 4 डॉट का मतलब है यातायात नियम यानी K बराबर 4, और 7 डॉट का मतलब है प्रशासनिक नियम यानी K बराबर 7, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों के परिवर्तित के पदानुक्रम किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉस महोदय ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका 57 नंबर का प्रश्न है, 57 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका कि नीचे दिए गए ग्राफ के अनुसार शहरी भू उपयोग की किस श्रेणी में 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक विकास की सर्वोच्च ग्रेडियंट है, ठीक है। यानी दोस्तों इस चित्र, ये सवाल आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें साफ साफ कह रहा है आपसे कि 2 किलोमीटर, ठीक है, सर्वाधिक जो आपका सर्वोच्च ग्रेडियंट होगा, तो किलोमीटर नीचे दिखाया जा रहा है, आर्थिक किराया इस साइड दिखाया जा रहा है। तो आपका 0 किलोमीटर तो कोई मतलब नहीं है, 2 किलोमीटर में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। 4 किलोमीटर में उससे कम, 6 किलोमीटर में उससे कम, 8 किलोमीटर में इससे भी कम, ठीक है, और 10 किलोमीटर में उससे थोड़ा ऊपर। तो आपका 2 किलोमीटर के अंतर्गत कौन सा दिखाया जा रहा है? वाणिज्यिक क्षेत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जिसमें वाणिज्यिक होगा वही आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपका सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 58 नंबर का आपका प्रश्न है, 58 नंबर का प्रश्न है आपका कि औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु है। यानी पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर अधिकतम लाभ होगा यदि उत्पादन किया जाए, ठीक है। विकल्प नंबर 1 है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं हो, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, औसत लागत औसत आय के बराबर हो, कुल लागत कुल आय के बराबर हो,
ठीक है। तो दोस्तों इसका 2 विकल्प सही है। जहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों बराबर होती हैं वहीं पर सबसे अधिक लाभ होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है वर्टिसेज 6, एजेज 6 और डायमीटर 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें आपका कि जो वर्टिसेज होता है एक रेखा होती है जो 2 बिंदुओं को मिलाती है। मान लीजिए ए है और बी है, तो ए और बी को मिलाती हुई जो रेखा होगी वर्टिसेज होगा, ठीक है। एजेज का मतलब होता है दोस्तों वह बिंदु, ठीक है। मान लीजिए कि ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, ठीक है। तो ये जो बिंदु होगा आपका ये 2 रेखाओं को जोड़ेगा आपस में, तो इस बिंदु को हम एज या नोड भी कहते हैं। और डायमीटर का मतलब होता है दोस्तों न्यूनतम दूरी, ठीक है, जहां हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो 6 पूछ रहा है आपका, तो पहले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिसेज हैं। एजेज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 एजेज हैं दोस्तों। तो यही आपका सही है, यानी विकल्प नंबर ए दोस्तों आपका सही है। इसकी व्याख्या भी थोड़ा हम देख लेते हैं। एज का मतलब होता है 2 अवस्थितियों के बीच को जोड़ने वाली रेखा, यानी एज कहलाती है। इसके बाद वर्टेक्स किसी परिवहन जाल के काटने वाले बिंदु नोड को वर्टेक्स कहते हैं। दोस्तों हमने एक्सप्लेनेशन शायद गलत दे दिया है ऊपर, तो इसे आप क्लियर कर लेंगे कि एज का मतलब है जोड़ने वाली रेखा और वर्टेक्स का मतलब है बिंदु, ठीक है, जैसे टाउन और 2 रोड और कटान वाले बिंदु। डायमीटर का मतलब होता है 2 अधिकतम दूर के बिंदुओं के बीच को जोड़ने वाला छोटा सा संभावित मार्ग डायमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे हम ए विकल्प में देखें, अगर हम डायमीटर को देखें तो 3 डायमीटर कह रहा है अगर वो, तो मान लीजिए 1 से कोई चल के बिंदु जाएगा अगर, तो 1 2 3 ये आपका डायमीटर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका सबसे न्यूनतम बिंदु होगा। या हम ऐसे ले चलते हैं यहाँ से 4 से, ठीक है। तो 1 2 और 3 ये आपका डायमीटर निकल के आ गया, तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 60वें नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन भी है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें दोस्तों अभिकथन यानी कथन और कारण वाला सवाल है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो आपका कथन है वो कह रहा है कि अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं, यानी मोस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बिगिन एज ए ब्रांचिस नेटवर्क। क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसे बनाया जाए जिससे सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प देख लेते हैं हम। ए और दोनों सही हैं तथा ए सही की व्याख्या कि ए की सही व्याख्या का है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। दोनों ये दोस्तों तो गलत हैं। पहली बात, दोनों विकल्प सही है, ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने नेट जेआरएफ एजीपी दिसंबर ज्योग्राफी सॉल्व पेपर 2018 की सीरीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।